आज हम अकाउंटिंग के बारे में सब बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के टर्म्स को हम क्या कहते हैं, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, ड्राइंग क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे और अकाउंटिंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो पढ़ेंगे। तो देखो अकाउंटिंग की सबसे बेसिक डेफिनेशन देखो। अकाउंटिंग की पूरी दुनिया में बहुत सारी बॉडीज हैं। बहुत सारी बॉडीज का मतलब बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अकाउंटिंग से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है। इंडिया में अलग एक बॉडी है। इंडिया में जो बॉडी है जो हमारे देश में अकाउंटिंग की जो बात करती है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो कि अकाउंटिंग की सुप्रीम बॉडी है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी एडवाइस लेना है, कोई भी रूल्स बनाना है अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो वो किस पे जाएगी? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगी। उनकी एक पूरी कमेटी है जो कि गवर्नमेंट को समय समय पर गाइड करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज करती है। ऐसी पूरी दुनिया में बहुत सारी अकाउंटिंग बॉडी है। जैसे तुमने बहुत सारे कोर्सेज सुने होंगे, एसीसीए, है ना। तो इस तरह से जो ये एसोसिएशन है पूरी दुनिया में जो अकाउंटिंग का कोर्स भी कराती है और अकाउंटिंग प्रोफेशंस को रेगुलेट भी करती है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है कि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाई करना, किसी भी ट्रांजैक्शन को, कि उसका नेचर क्या है, फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल क्या होता है? जो रिलेटेड टू मनी है। और नॉन फाइनेंशियल क्या होता है? जो मनी से रिलेटेड नहीं है। उसको फिर मेजर करना इन टर्म ऑफ मनी। अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो उसको मनी में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। अकाउंटिंग के अंदर ये याद रखना कि अकाउंटिंग हमेशा उन चीजों की जाती है जिनको आप मनी की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, अकाउंटिंग नहीं कर सकते हो। रिकॉर्ड करना उसको। क्यों रिकॉर्ड करना? ताकि आपको उसको मेमोराइज करने की जरूरत ना हो। लिख दोगे एक जगह, याद रहेगा। कम्युनिकेटिंग, है ना। इसके अलावा भी आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, फिर उसको क्लासिफाई कर दिया कैटेगरी वाइज। कौन एसेट्स है, कौन लाइबिलिटी है, कौन एक्सपेंस है, कौन इनकम है, तो उसको कैटेगराइज कर दिया, क्लासिफाई। फिर उसकी समरी बना दी। समरी बनाने के बाद एनालाइज करना। एनालाइज करने का मतलब होता है टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस। भाई अकाउंटिंग क्यों करते हैं? कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी व्यक्ति, अकाउंटिंग का सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता लगाना है। अगर हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस ना दे तो हम अकाउंटिंग करें भी ना। तो अकाउंटिंग आपके बिजनेस का एक्चुअल पोजीशन बताता है, एक्चुअल रिजल्ट बताता है। फिर उसके बाद होता है इंटरप्रिटेशन, टू टेक द डिसीजन, है ना। हमें डिसीजन लेना है अकाउंटिंग के बेसिस पे। जो अकाउंटिंग में हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके बेसिस पे हमें क्या लेना है? डिसीजन लेना है कि हमारी अगर सेल कम हो रही है तो क्यों कम हो रही है, तो क्या करना चाहिए कि सेल बढ़े। हमारी कॉस्ट बढ़ रही है तो क्यों कॉस्ट बढ़ रही है, उसको क्या किया जाए कि कॉस्ट कम हो। तो इन तरह की सारी डिसीजंस को लेने के लिए भी क्या किया जाता है? अकाउंटिंग किया जाता है। इसके अलावा होता है बच्चे कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है बताना, इंफॉर्मेशन को बताना, ताकि आपके बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी हो। तो हमारे बिजनेस में दो तरह के यूजर्स होते हैं जो अकाउंटिंग को यूज करते हैं। एक होते हैं इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल जो कंपनी के अंदर है और कंपनी से रिलेटेड है, जिनको कंपनी चलाने के लिए अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि मैनेजर, सीईओ, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, लाइक ऑल आर रिलेटेड टू द कंपनी। भाई इन्वेस्टर को इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, और जो फ्यूचर का इन्वेस्टर है, जो आने वाला इन्वेस्ट करने, उसे भी पता होना चाहिए कि हम पैसा लगा रहे हैं तो किस कंपनी में। क्लियर? उसके अलावा मैनेजर को कोई डिसीजन लेना तो वो भी किसके बेसिस पे लेगा? अकाउंटिंग के बेसिस पे। तो अगला है बच्चे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। Counting is the process of identifying, measuring, communicating economic information to to permit informed judgment and decision by the user of the information। सिर्फ बॉडी की अपना अपनी डेफिनेशन से, आप जितनी बॉडी पढ़ोगे सबकी डेफिनेशन ऐसी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। क्लियर?
तो पहला आता है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ये किसको रिकॉर्ड करता है बच्चे? ये किसको रिकॉर्ड करता है, किसको सिंबलाइज करता है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब विच इज रिलेटेड टू मनी, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी को। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन व्हाट टू रिकॉर्ड, हमें क्या रिकॉर्ड करना है और क्या रिकॉर्ड नहीं करना है। किसी भी ट्रांजेक्शन के क्वांटिटेटिव नेचर को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी की बात करता है, क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं करता है अकाउंटिंग, ये याद रखना है। अकाउंटिंग कभी भी किस में डील नहीं करता? क्वालिटी में डील नहीं करता। किस में डील करता है? क्वांटिटी में डील करता है। कहता है कि द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन व्हाट टू रिकॉर्ड, टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इवेंट विच आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या रिकॉर्ड करना है और क्या रिकॉर्ड नहीं करना है। हर चीज रिकॉर्ड नहीं करनी है अकाउंटिंग में, ये पता चला कि सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। मेजरमेंट, उसको किस में मेजर करना है? मनी की टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब कोई भी अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो उसकी वैल्यू पता लगाओ कि उसकी वैल्यू है कितनी मार्केट में। अगला है फिर रिकॉर्ड करना, बताया था। क्लासिफाई करना, बताया था मैंने आपको। समराइजिंग करना, एनालाइजिंग करना, कम्युनिकेशन करना। पहला, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सबसे पहला होना चाहिए रिलायबल। क्या होना चाहिए? रिलायबल। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन आप अकाउंटिंग में लिखो जिसपे लोग विश्वास कर सके। इमेजिनरी ट्रांजेक्शन्स को कभी नहीं लिखना चाहिए। अगर आप ऐसी कोई ट्रांजेक्शन्स को लिखोगे तो ऑडिटिंग में पता चल जाएगा, सीए फाइंड आउट कर देगा और कंपनी पे क्या हो सकता है, और भी बहुत तरह की पेनल्टी सरकार लगा सकती है। तो इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल ना। हम क्या लिख रहे हैं अकाउंटिंग को, उसको विश्वास करने लायक लिखें, अनाप शनाप कुछ भी नहीं लिख सकते। कहता है रिलायबिलिटी मींस द यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन, मतलब उस पर हम क्या करें? विश्वास कर सके। तो विश्वास तभी करेंगे जब हम उसके अंदर सही बातें लिखेंगे। द रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज डिटरमाइंड डिग्री ऑफ कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन what the information convey about the transaction and or the event that occurred। कहता है कि ट्रांजेक्शन क्या हुई है और तुमने क्या लिखा है, उन दोनों के बीच में रिलायबिलिटी है। मान लो कि मैं एक छोटी सी कोई फैक्ट्री खोलता हूँ, एक कमरे में 10 लोग काम करते हैं और मैंने उसके अंदर सेल्स दिखा दिया 500 करोड़ का, विच इज इम्पॉसिबल। भाई 10 इंप्लॉई 500 करोड़ की सेल कैसे कर सकते हैं? तो रिलायबल इंफॉर्मेशन दो, ऐसी इंफॉर्मेशन दो जिसके अंदर लोग विश्वास कर सके। ये नहीं कि बनावटी, है ना। एक छोटी सी कंपनी है, 10 लोग काम करते हैं, एक कमरे की फैक्ट्री है और 500 करोड़ का टर्नओवर, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये कंपनी फ्रॉड चाहती है, अपनी इनकम को ज्यादा दिखा के लोगों से पैसे लेगी, बैंकों से पैसे लेगी और ये कंपनी कुछ समय बाद भाग जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने ऐसा किया है, अपने फाइनेंशियल डाटा को मैनिपुलेट करके बढ़ा चढ़ा के दिखाया प्रॉफिट को, जिससे उनकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई। शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई तो प्रमोटर क्या होते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। वो क्या किया उन्होंने? अपने शेयर्स उन्होंने बेच दिया ज्यादा कीमत पर और कंपनी छोड़कर भाग गए। तो ऐसे बहुत सारा केस आपको इंडिया में मिल जाएगा। अगला है बच्चे रेलिवेंस। काम की चीजें लिखो, फालतू की चीजें नहीं लिख रहे, रेलिवेंट चीजें लिखनी है आपको। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो क्वालिटेटिव है। द टू बी द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, मस्ट हेल्प इन द प्रिडिक्शन फीडबैक एंड मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन बाय द यूजर्स। मतलब क्या करना है? आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है जो काम की है। जो किसके काम की है? इन्वेस्टर्स के काम की है, मैनेजर्स के काम की है, क्रेडिटर के काम की है, डेटर्स के काम की है। मतलब काम की चीजें लिखो अकाउंटिंग के अंदर। भरना नहीं है कि बस भर दो, बहुत सारा पेज लिख दो, ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, भाषा उसकी बहुत आसान होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज बहुत इजी होनी चाहिए ताकि हर कोई उसे समझ सके, एक लेमैन भी उसको आसानी से समझ सके। जैसे आपका पासबुक है, पासबुक में एंट्री होती है तो देखना डेबिट क्रेडिट करके होता है, कितना इजीली लिखा होता है, कैश विड्रॉवल, डेबिट क्रेडिट जो भी है। तो अगर आपके अकाउंट में पैसे जमा होते हैं तो क्या मैसेज आता है? योर अकाउंट शुड बी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। विल बी मतलब क्रेडिट हुआ है, या जब खर्चा से कटता है, अकाउंट से पैसा कट रहा होता है तो क्या लिखा आता है? डेबिट। तो समझ में आना चाहिए, बहुत सिंपल भाषा में, कॉम्प्लेक्स भाषा नहीं लिखनी है आपको। कंपैरेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी का मतलब होता है अकाउंटिंग कैसा होना चाहिए?
अपनी अकाउंटिंग को दूसरी कंपनी की अकाउंटिंग से उसको कंपेयर। अकाउंटिंग क्यों की जाती है? ताकि मैं अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को दूसरी कंपनी की परफॉर्मेंस से कंपेयर करूं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी कंपनी और उस कंपनी में क्या डिफरेंसेस हैं, सेल्स में क्या डिफरेंसेस हैं, परचेज में क्या डिफरेंसेस है, रेंट में, एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंसेस है। क्योंकि अगर हमें डिफरेंस पता होगा तभी मैं अपने आप को करेक्ट कर पाऊंगा। अगर आपको डिफरेंसेस ही नहीं पता होगा तो आप करेक्शन कैसे करोगे? इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 पॉइंट है इसका। पहला है रिलायबिलिटी, दूसरा है रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपैरेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता ही आता है लगभग लगभग हर स्कूल के पेपर में, कोई 11th क्लास में आपको मिलेगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में। The objective of the accounting, the main objective of the accounting is to keep the systematic record of the business transaction. Business transaction को क्या करता है? सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करता है। किस ऑर्डर में करता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। विच ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मतलब अकॉर्डिंग टू डेट एंड टाइम। जो ट्रांजेक्शन पहले होगी उसकी रिकॉर्डिंग पहले होगी, जो ट्रांजेक्शन बाद में होगी उसकी रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्ड करने से ये फायदा होता है कि बिजनेस सारी चीजें मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ लिखा है। जैसे ही इसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए अपना एंट्री किया और उसने सर्च कर लिया उसको फटाक से कंप्यूटर पे। कहते हैं अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग एरर एंड फ्रॉड। आपकी कंपनी में कोई गलती हो रही है, कोई फ्रॉड हो रहा है, कहीं से पैसे कोई निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है, मिस यूज हो रहा है, तो उसको आप बहुत आसानी से अकाउंटिंग की हेल्प से क्या कर सकते हो? पता लगा सकते हो। अच्छा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ना सीए जो होते हैं अकाउंटिंग ही करते हैं। नहीं, सीए अकाउंटिंग नहीं करते हैं, वो यही करते हैं, ऑडिटिंग कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में क्या करते हैं वो ये पता लगाते हैं कि क्या एरर हो रहा है, मतलब क्या गलती हो रही है और कहां से पैसों का लीकेज हो रहा है। ऑडिटिंग एक टेक्निक है, जिस टेक्निक का यूज करके वो क्या पता लगाते हैं कि कंपनी के अंदर कहां से करप्शन हो रहा है, कहां फ्रॉड हो रहा है, कहां से पैसा लीक हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीए का काम मेन अकाउंटिंग का नहीं है, सीए का मेन काम ऑडिटिंग का है। वो ऑडिटर होते हैं कंपनी के, और किसी भी कंपनी में ऑडिटर बनने के लिए यू मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, मेंबर ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो इंस्टीट्यूट है उसका मेंबर होना जरूरी है। अकाउंटिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सबको पता है अकाउंटिंग किसके लिए होता है? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस। पहला, टू रिकॉर्ड द सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शन। दूसरा, टू फाइंड आउट द एरर। एंड तीसरा, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आप 3 अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, इट्स अ स्टेटमेंट। आगे आप पढ़ोगे है ना। डिपिक्शन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन वही है बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन बताता है आपको, क्या बताता है? एसेट्स और लाइबिलिटी कितनी है, आपकी संपत्ति कितनी है और आपकी लाइबिलिटी मतलब दायित्व कितना है। तो आपकी एसेट्स और लाइबिलिटी को बताता है। किसी भी कंपनी का अगर एसेट्स ग्रेटर देन है लाइबिलिटी के, तो वो क्या है? फाइनेंशियली सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब वो सही है। अगर मेरी कंपनी के ऊपर 500 करोड़ का कर्ज है तो तुम्हें लगेगा अरे 500 करोड़ नहीं, 1500 करोड़ की एसेट्स भी हैं, तो मेरी कंपनी अच्छी है, क्योंकि मेरे पास 1500 करोड़ की एसेट्स है और लाइबिलिटी 500 करोड़ का है, तो मैं जब मर्जी चुका सकता हूं अपनी एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके। लेकिन मेरी लाइबिलिटी है ज्यादा और एसेट्स है, मैंने कहा कि नहीं मेरे पास तो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बट अंदर से सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकल के आता है 3000 करोड़ की लाइबिलिटी है। तो ऐसी कंपनी बेकार है जिसके अंदर लाइबिलिटी क्या हो? ज्यादा हो, एसेट्स कम हो। उसको कहते हैं फाइनेंशियली जो उसकी पोजीशन है वो ठीक नहीं है, वो कंपनी रिस्की है, उसमें इन्वेस्ट करना रिस्की है, वो कभी भी कंपनी डूब सकती है। तो ये बताता है बैलेंस शीट। कौन? बैलेंस शीट। आप बाद में पढ़ोगे इसको, चैप्टर को। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अकाउंटिंग यूजर्स को क्या देना है? इंफॉर्मेशन देना। तो आपको कोई भी 5 पॉइंट याद रखना है ताकि आप लिख सको। तो पहला क्या था? टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन सिस्टमैटिक ऑर्डर। दूसरा, टू फाइंड आउट द एरर एंड लीकेज। तीसरा, प्रॉफिट एंड लॉस। चौथा, फाइनेंशियल पोजीशन। एंड टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। जो भी इसके यूजर्स है उसको इंफॉर्मेशन देने में ये मदद करता है आपकी।
ठीक है, ये कुछ नहीं है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या ब्रांचेस हैं? सबसे पहला है, ये वैसे एंड में आना चाहिए, पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है बच्चे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो का जो 11th क्लास की जो बुक है ना, वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है। इट्स नॉट अ बुक ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे या सीएस करोगे, सीएमए करोगे, तब मिलेगा आपको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का क्या पता लगाना? प्रॉफिट और लॉस। और ये सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है, प्रॉफिट और लॉस। मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट। द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वही सेम चीजों को कहता है कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव या फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों की जाती है? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी और बिजनेस एंड टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। दूसरा होता है बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द पर्पस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कोई मान लो मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, एक्स वाई जेड कोई भी प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, या उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कैसे कर सकते हैं। कॉस्ट कम होगा, प्रॉफिट अपने आप ज्यादा होगा। तो कंपनी ज्यादातर ना प्राइस बढ़ाने पे नहीं काम करती कि भाई 10 रुपए की चीज को 12 रुपए का करके बेच दे। देखो प्राइस बढ़ाने से रिस्क है। प्राइस बढ़ाने से क्या रिस्क है? डिमांड कम हो सकती है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर मान लो प्राइस ना बढ़ाए और आपने बढ़ा दिया, तो दूसरा ब्रांड उसको सस्ता बेच रहा है और आपका ब्रांड महंगा बेच रहा है, तो कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा फटाक से दूसरे ब्रांड पे। तो इससे बचने के लिए कंपनी क्या करती है? उसकी कॉस्ट को कम करती है। देखो 10 रुपए को 12 में बेचेंगे और 10 की चीज को मैं 8 का बना दूं, सस्ता बनाऊं, तो सस्ता बनाने से भी मेरा प्रॉफिट लगभग लगभग उतना ही आएगा। तो कंपनी ज्यादातर कॉस्ट अकाउंटिंग इसीलिए करती है ताकि प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे कम किया जा सके, उसकी बातें पता लगाने के लिए। उसके लिए वो क्या रखती है? कॉस्ट अकाउंटेंट, जिसको हम सीएमए कहते हैं। इंडिया में क्या नाम है उसका? सीएमए। सीएमए का पूरा नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, इसकी पूरी बॉडी जो है इंडिया में है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI ये भी है, बट ये कॉस्ट अकाउंटेंट है ना, तो याद रखना। पहले इसका नाम ICWA होता था। उसका होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना, ये तब बनता है जब ये दोनों अकाउंटिंग हो जाए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन दोनों की मदद से इसमें डिसीजन लिया जाता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट अ बेसिकली अकाउंटिंग, इट इज अ टेक्निक टू टेक अ डिसीजन। भाई हम डिसीजन कैसे लेते हैं ना, उसकी एक टेक्निक है। अब बैंक पे गए, बैंक को बोला मुझे लोन दो, बैंक आपको लोन ऐसे नहीं दे सकता। लोन देने से पहले आपको क्या बोलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेकर आओ, और पिछले 5 साल का लेकर आओ, बैलेंस शीट लेकर आओ, फिर उसको एनालाइज करेगा, और एनालाइज करके वो अपने रिस्क को कैलकुलेट करेगा कि आपको लोन देने में उसे कितना रिस्क है। देन वो ऑफर करेगा कि लोन देना है या नहीं देना। आप किसी डेटर को उधार दे रहे हो, डेटर मतलब जिसको आपने सामान उधार में बेचा है, तो आप पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना कि बंदा बार बार समय पे पैसा देता है कि। अगर वो नहीं देता होगा तो आप उसको क्या नहीं दोगे? ज्यादा उधार नहीं दोगे या मना भी कर सकते हो। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। कितने तरह के यूजर्स हैं? 2 तरह के, इंटरनल और इंटरनल जो कंपनी से रिलेटेड, एक्सटर्नल जो से बाहर के लोगों में जैसे कि आता है सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है, गवर्नमेंट है। सबसे पहली बात कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चाहिए क्योंकि सरकार को टैक्स चाहिए, और टैक्स चाहिए तो टैक्स किसके बेसिस पे लेगी? प्रॉफिट के बेसिस पे। प्रॉफिट कहां से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा? अकाउंटिंग से। तो बेसिकली अकाउंटिंग जरूरी है। तो अकाउंटिंग होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो टैक्स होगा, तो सरकार को टैक्स चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करता है? एक्सटर्नल यूजर्स। दूसरा है बच्चे लेबर डिपार्टमेंट, लेबर यूनियन, ठीक है ना, पब्लिक। इससे ये कुछ खास नहीं है, गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटेड एजेंसीज में आ सकती है GST डिपार्टमेंट, सेबी। अगर आपका शेयर रजिस्टर्ड है तो कहां पे? सेबी डिपार्टमेंट। सेबी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट में डील करती है। जब आप कोई कंपनी शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को बेचती है तो उस कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी कहते हैं। कौन सी कंपनी? लिस्टेड।
और लिस्टेड कंपनियों को अपना अकाउंट कहाँ जमा कराना पड़ता है? सेबी के पास। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इंटरनल और एक्सटर्नल समझ में आ गया। चलिए हम आगे बात करते हैं। और भी चाहिए, इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग आपको क्या करता है बच्चे? आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि भाई आपकी कंपनी कितना प्रॉफिट में है या लॉस में है। यही चीज को बार बार घुमाएगा वो, ऑब्जेक्टिव में, फंक्शन में बार बार घुमाएगा। प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को क्या करता है? मदद करता है। मदद कैसी करता है? डिसीजन लेने में। कोई भी डिसीजन लेने में मदद कौन करता है? अकाउंटिंग। टू फैसिलिटेट द कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी का मतलब आपकी खुद की अकाउंटिंग को खुद की अकाउंटिंग से कंपेयर करना, लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस को इस ईयर के परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, और आपकी खुद की कंपनी को दूसरी कंपनी के परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, दोनों में ये मदद करता है। हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, सरकार को कितना टैक्स देना है इसके बारे में मदद कौन करता है? अकाउंटिंग। टैक्स किसके बेसिस पे दिया जाता है? प्रॉफिट के बेसिस पे। और प्रॉफिट कौन देगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लोन लेने में आपकी मदद करेगा, भाई बैंक पे जाओगे लोन लेने जाओगे। डिसीजन मेकिंग में रिप्लेस मेमोरी, आपको कोई चीज किसको कितना सेल किया, कितना परचेज किया, ये याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी अकाउंटिंग हो चुकी है। सब डेटा आपका अकाउंटिंग में फीड है, सॉफ्टवेयर में फीड है, आप आसानी से निकाल लोगे, यूज कर लोगे। एविडेंस इन कोर्ट, अगर मान लो कोई तुम्हारा पैसा डेटर नहीं दे रहा तो कोर्ट में कैसे प्रूफ करोगे कि मैंने इसको सामान बेचा है? तो उसके लिए अकाउंटिंग आपकी मदद करता है एविडेंस के रूप में। हेल्प इन सेल ऑफ बिजनेस, बिजनेस को अगर आपको किसी दूसरे बिजनेसमैन को बेचना है तो भाई आपको अपनी अकाउंटिंग से पता चलेगा ना कि आपका प्रॉफिटेबल कितना है, एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, जिसके बेसिस पे आप सामने वाले से अच्छी कीमत मांग पाओगे। नहीं तो आपका एसेट बिना आपके एसेट्स को पता लगाए कैसे खरीद लेगा कंपनी। लिमिटेशंस, अकाउंटिंग इज नॉट प्रिसाइज, कभी भी अकाउंटिंग क्या नहीं होता? 100% एक्यूरेट नहीं होता। इसमें ह्यूमन एरर हो सकता है, टेक्निकल एरर हो सकता है, तो गलती होती है। अकाउंटिंग इज डन ऑन द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ एसेट्स, इसका मतलब होता है कि मैंने मान लो कोई एसेट्स खरीदा, कोई भी एसेट्स खरीदा, मान लो एक मशीन खरीदी 1,00,000 रुपए की, उसकी वैल्यू 1,00,000 की है, बट मैंने अगर उसको 1,20,000 रुपए में खरीदा तो मैं एंट्री 1,20,000 की करूंगा, ना कि 1,00,000 रुपए की करूंगा। मेरी बात आ रही है समझ? उसकी वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड नहीं करता। एक्चुअली में उसकी वैल्यू 1,00,000 है, बट मैंने पेमेंट कितनी की? 1,20,000, तो एंट्री 1,20,000 की होगी। मतलब मेरे बैलेंस शीट में वो एसेट्स कितने का दिखाई दे रहा है आपको? 1,20,000, और आज उसको बेचने जाऊं तो 1,00,000 रुपए मिलेंगे। तो ये एक बड़ी कमी है कि रियलिटी कुछ और है, लिखा हमने कुछ और है। मान लो मैंने 1,00,000 रुपए वाली मशीन 80,000 में खरीदी, तो एंट्री 80,000 की करूंगा, 1,00,000 की नहीं करूंगा। भले मार्केट की वैल्यू उसकी 1,00,000 है, मैंने खरीद ली ना 80,000, तो एंट्री कितने की कर दूंगा? लेकिन मार्केट में वो 1,00,000 की है, तो ये भी एक गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। इग्नोर द इफेक्ट ऑफ द प्राइस लेवल चेंज, किसी चीज की प्राइस बढ़ने के साथ एसेट्स की भी वैल्यू बढ़ती है और घटती है, तो बढ़ने घटने का इफेक्ट अकाउंटिंग में आप शो नहीं करते हो, जो इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को वो इग्नोर करता है। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के अकाउंटिंग में बहुत सारे फ्रॉड कर सकते हो, इतना ज्यादा बढ़ा के डेटा को आप बढ़ा सकते हो कि इससे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है। अब आता है बेसिक टर्म्स यूज्ड इन द अकाउंटिंग। पहला, एंटिटी छोड़ दो, एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेस, एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेस मतलब क्या है? एक तरीके की आप बात करो एक लेमैन की भाषा में, तो एसेट्स एक तरीके की प्रॉपर्टी है। किसकी? बिजनेस की। नॉर्मल जब हम बात करते हैं तो जब हम कोई घर लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी है हमारी। वैसे बिजनेस जब कोई चीज एक्वायर करता है जिसका वो यूज अपने बिजनेस पर्पस के लिए कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? एसेट्स। एसेट्स को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स जो होता है वो मोर देन 1 ईयर के लिए यूज होता है। मोर देन, जब आप 1 साल से ज्यादा के लिए कोई एसेट्स यूज कर रहे हो तो दैट इज अ नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स लेस देन 1 ईयर या विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है,
नॉन करंट एसेट्स की दो कैटेगरी होती है, एक होती है टेंजेबल, सॉरी क्या बता सकता है मुझे कोई? एक टेंजेबल और एक टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जो दिखाई दे और इनटेंजिबल जो दिखाई ना दे। अब इसमें आती है बच्चे चार पांच चीजें इनटेंजिबल में। सबसे पहला आता है बच्चे आपके पास गुडविल, है ना। गुडविल का मतलब होता है किसी भी कंपनी पे, किसी ब्रांड के ऊपर हमारा विश्वास, फेथ, है ना। जब हम किसी ब्रांड की चीज इस्तेमाल करते हैं, किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और उसका कोई ब्रांड बहुत अच्छा है तो उसमें हम विश्वास से उसको खरीदते हैं। तो कंपनी की फेमसिटी की, कंपनी कितनी फेमस है, उसके ब्रांड पे कितना लोगों का रिलायबिलिटी है, लोग कितना उस पर विश्वास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गुडविल। गुडविल एक ऐसा एसेट है जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन अगर आप बात करो ना तो बिजनेस को बहुत अफेक्ट करता है। अगर किसी ब्रांड का नाम खराब हो जाए, उसके प्रोडक्ट में कितना भी दम हो, लोग नहीं खरीदेंगे। तो गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल मतलब किसी व्यक्ति की या किसी कंपनी की, क्या कंपनी के ऊपर लोगों का जो विश्वास है, उसे हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। गुडविल दिखाई नहीं देता। गुडविल की वैल्यूएशन करना भी इतना आसान नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है, और ये समय के साथ क्रिएट होता है। एक तो तरीका है कि किसी कंपनी को तुम खरीद लो, तो उसको कहते हैं कि सीधा उसकी गुडविल हमने खरीद ली। भाई कोई XYZ कंपनी है, उसका बहुत नाम है, वो बेचना चाहता है, तुम उसको खरीद लो डायरेक्ट, वो कंपनी तुम्हारी हो गई और तुम उसके नाम का फायदा उठा के अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो। एलजी के फोन पे, एलजी के फ्रिज, एसी पे एलजी का नाम हटा दो, नॉर्मल मशीन मानेंगे लोग। वही एलजी का स्टिकर लग गया तो एलजी ब्रांड है, उस पर विश्वास है, गुडविल है। ठीक है। गुडविल के बाद आता है बच्चे दूसरा आपसे पेटेंट। जब आप कोई साइंटिफिक चीज रिसर्च करते हो, क्या करते हो? साइंटिफिक चीज, ये याद रखना है कि जब आपने कोई साइंटिफिक चीज रिसर्च में कुछ बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, कोई मेडिसिन बनाई, कोई नई चीज आपने इन्वेंट किया साइंस का इस्तेमाल करके, तो उसको कॉपी करने का राइट रजिस्टर्ड करा लेते। तो उसको कॉपी करने का, बनाने का दोबारा अधिकार किसके पास होता है? आपके पास होता है। उसे हम क्या कहते हैं? पेटेंट। ये आपकी प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टी जो एक्चुअली में दिख नहीं रही है बट ब्रेन से क्रिएट की गई प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो कोई साइंटिस्ट ने सॉफ्टवेयर बना दिया, किसी साइंटिस्ट ने कोई मेडिसिन बना दिया, कोई वैक्सीन अभी कोरोना का बना था, तो जिस कंपनी ने भी बनाया उसने कितना कमाया उसको बना के बेच के। ठीक है। तो आपकी कोई कॉपी अगर करता है ना तो विदाउट योर परमिशन नहीं कर सकता, आपसे परमिशन लेगा, और फिर आप तो ऐसे परमिशन उसको दोगे नहीं। उससे क्या लोगे? पैसा लोगे। उसको कहते हैं रॉयल्टी। क्या कहते हैं? जब आप किसी भी कंपनी के किसी फॉर्मूले, किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो अपने प्रॉफिट के लिए, तो कंपनी आपसे उसके बदले क्या चार्ज करती है? कुछ फिक्स परसेंटेज कमीशन का चार्ज करती है। उस कमीशन को क्या कहते हैं हम? रॉयल्टी। ये शब्द आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा, लेकिन रॉयल्टी का मतलब होता है जब हम किसी का नाम, किसी का फॉर्मूला, किसी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और उसके बदले में हमें उसको कुछ पैसा पे करना पड़ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। पेटेंट में ही आता है। उसके बाद आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट में होता है आर्टिस्टिक वर्क। क्या? आर्टिस्टिक वर्क। आर्टिस्टिक वर्क में क्या होता है कि जब कोई आर्ट है, जैसे कोई आप बुक लिख रहे हो, कोई मूवी बना रहे हो, कोई गाना गा रहे हो, तो उसको आपने रजिस्टर्ड करा लिया, तो उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉपीराइट। पेटेंट कॉपीराइट में फर्क है। कॉपीराइट में आर्टिस्टिक रिटर्न वर्क आता है और पेटेंट में साइंटिफिक चीजें आती हैं। अगला होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क होता है किसी भी कंपनी का सिंबल, साइन, कलर कॉम्बिनेशन, इस तरह से कोई इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो कंपनी की पहचान है। जैसे वोडाफोन हो गया, देखना रेड रेड होता है, एयरटेल में ए होता है, एलजी का एल और जी दिखाई देता है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना एलजी, ऐसा कुछ एलजी दो डॉट्स बने होते हैं, तो एलजी। किसी तरीके से आपका सैमसंग का एक ऐसा बना होता है ओवल शेप का और उसमें सैमसंग लिखा होता है। तो हर कंपनी ने अपना सिंबल और साइन बना रखा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क। आप किसी भी कंपनी के सिंबल और साइन का चोरी नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो ये क्राइम है इंडिया में, क्योंकि इसके लिए सरकार ने एक अलग लॉ बना रखा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। हम तो एक अलग लॉ है, पूरा एक सेक्शन है उस लॉ। तो ये दो तरह के एसेट्स बता दिए, नॉन करंट, करंट।
करंट में मैंने बता दिया आपको दो, टेंजेबल और नॉन करंट में बता दिया टेंजेबल और इनटेंजेबल। टेंजेबल बता दिए क्या होती है, टेंजेबल जो दिखाई दे जैसे बिल्डिंग, मशीन, लैंड, ये सब। और इनटेंजेबल में ये चार चीजें, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। गॉट इट।